दोस्तों, ज्योतिष में नवमांस कुंडली का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी से ग्रहों के स्ट्रेंथ या बल का पता चलता है। कोई भी ग्रह जो लग्न, चंद्र या काल पुरुष की कुंडली में जितने बली दिखाई देते हैं वो वाकई में उतने बली हैं या नहीं, ये नवमांस कुंडली से पता चलता है। इसीलिए कोई ग्रह लग्न या चंद्र कुंडली में उच्च का है और नवमांस कुंडली में नीच का हो जाता है तो उस ग्रह को उच्च की तरह नहीं देखा जाता, और कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच का है और नवमांस कुंडली में उच्च का हो जाता है तो उसे कमजोर नहीं माना जाता, नीच की तरह नहीं देखा जाता। यानी कि नवमांस कुंडली में ग्रहों का जो बल है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, न कि जन्म कुंडली के बल को। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में भविष्य कथन के लिए या कुंडली देखने के लिए एक नहीं अनेक प्रकार की कुंडलियां बनाई जाती हैं, जैसे लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, काल पुरुष की कुंडली, नवमांस कुंडली, वर्ग कुंडली और प्रश्न कुंडली। सभी कुंडली का अलग अलग रोल होता है कुंडली प्रिडिक्शन में। इसमें किसी भी कुंडली के महत्व को आप कम नहीं आंक सकते, क्योंकि सिर्फ लग्न या चंद्र कुंडली से सभी चीजों का अध्ययन और सभी फल निकालना संभव ही नहीं है। हर कुंडली का एक विशेष महत्व है, इसीलिए इनका निर्माण भी हुआ है। अक्सर ये आप महसूस करेंगे, अगर आप सिर्फ लग्न या चंद्र कुंडली से प्रिडिक्शन करते हैं तो जो फल आप निकालते हैं उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं या वो कभी कभी गलत भी साबित हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि बाकी कुंडलियों का भी काफी महत्व होता है। लग्न, चंद्र और काल पुरुष की कुंडली से बेसिकली हमारे कुंडली में किस किस प्रकार के योग बन रहे हैं उसको देखा जाता है। कोई भी योग अगर इन तीनों कुंडली में बन रहा है तभी हम ज्यादा दावे के साथ कह सकते हैं कि वो घटना व्यक्ति के साथ घटने की ज्यादा संभावना है। कोई योग लग्न कुंडली में तो बन रहा है लेकिन उस योग को चंद्र और काल पुरुष की कुंडली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उस योग के जीवन में घटित होने की संभावना कम ही होती है। इसी प्रकार 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियां होती हैं, उनका भी अपना अलग महत्व है। इससे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों जैसे विवाह, धन, शिक्षा, संतान और कैरियर का गहराई से अध्ययन किया जाता है। वर्ग कुंडली से ये भी पता चलता है कि ग्रह किस भाव के क्या फल देंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न कुंडली के बारे में। प्रश्न कुंडली का कुंडली प्रिडिक्शन में कितना और क्या रोल होता है। दोस्तों, सबसे पहले सोचिए कि प्रश्न कुंडली का नाम प्रश्न कुंडली ही क्यों रखा गया है। आखिर इस नाम के पीछे कुछ तो कारण होगा, क्योंकि हमारे ऋषियों ने ज्योतिष में बिना किसी मतलब या आधार के किसी चीज को किसी से नहीं जोड़ा। ज्योतिष में हर सिंबल और हर नाम के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है, कारण है। जैसे उन्होंने बैल को वृषभ राशि के साथ जोड़ा, क्योंकि वृषभ राशि वाले बैल की तरह मेहनती होते हैं, मेहनत करने से थकते नहीं हैं। मछली को मीन राशि के साथ जोड़ा, क्योंकि मीन राशि वाले का स्वभाव भी मछली की तरह बहुत ही चंचल होता है। सिंह राशि को शेर से जोड़ा, क्योंकि सिंह राशि भी शेर की तरह सब पर राज करना चाहते हैं, शेर की तरह सबके ऊपर अपना अधिकार चाहते हैं। इसी तरह नक्षत्रों को भी किसी न किसी सिंबल से जोड़ा, जिसके पीछे भी परफेक्ट रीजन थे। ऐसे ही प्रश्न कुंडली के साथ प्रश्न को जोड़ा। इसका मतलब है कि प्रश्न कुंडली में प्रश्न से संबंधित गहरा रहस्य छुपा है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न कुंडली के साथ प्रश्न को इसलिए जोड़ा क्योंकि ये कुंडली प्रश्नों के जवाब देने के लिए बनी है। प्रश्न कुंडली ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिससे किसी भी प्रश्न का जवाब तुरंत निकलता है। प्रश्न कुंडली का विशेष महत्व तब होता है जब हमारे पास किसी चीज के एक से अधिक विकल्प हो और हमें उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना होता है। जब हमारे पास एक से अधिक विकल्प होते हैं तो हम दुविधा में होते हैं, क्या करें और क्या ना करें। जैसे आपको विवाह का प्रस्ताव 2 या 3 जगह से है और सभी प्रस्ताव लाजवाब हैं, ऐसे में आप दुविधा में होते हो कि किसे चुने और किसे रिजेक्ट करें। किसी रिश्ते में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ, किसी का जॉब अच्छा होता है तो किसी का नेचर, किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है तो कोई दिखने में अच्छा होता है। किस लड़के या लड़की से विवाह करना अच्छा रहेगा ये चुनना आसान नहीं होता। ऐसे ही अगर आपके पास जॉब या नौकरी के ऑफर भी एक से अधिक हैं, उसमें से भी किसी एक को या बेस्ट को चुनना कठिन होता है। यहाँ प्रश्न कुंडली हमारी मदद करती। देखिए, जिस प्रश्न के उत्तर जन्म कुंडली से नहीं निकाल सकते उस प्रश्न के उत्तर आप प्रश्न कुंडली से निकाल सकते हैं। प्रश्न कुंडली का सबसे अधिक महत्व उन व्यक्तियों के लिए है जिनको अपना जन्म समय और तारीख ही नहीं पता, या जिसके पास अपना सही जन्म समय
और तारीख नहीं है। प्रश्न कुंडली के माध्यम से उनके जीवन में भी घटने वाली घटनाओं का सही और सटीक रिजल्ट निकाला जा सकता है। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि शास्त्र ऐसा कहते हैं और वाकई ऐसा होता भी है। इसके अलावा भी प्रश्न कुंडली से ऐसे ऐसे सवालों के जवाब जान सकते हैं जिनका जवाब आप जन्म कुंडली से निकाल ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या मकान खरीदना चाहते हैं और आपको एक से अधिक प्रॉपर्टी या मकान पसंद आ रहे हैं, तो कौन सा प्रॉपर्टी या कौन सा मकान आपके लिए ज्यादा अच्छा है, इसका जवाब आप जन्म कुंडली से नहीं निकाल सकते। इसका जवाब निकलता है प्रश्न कुंडली से। किसी व्यक्ति को 2 जॉब या नौकरी का ऑफर है। अब वह अगर यह जानना चाहता है कि कौन से जॉब में वो ज्यादा तरक्की करेगा, कौन सा जॉब उसके लिए ज्यादा अच्छा है, इसका भी जवाब जन्म कुंडली से निकालना कठिन है, जबकि प्रश्न कुंडली से इसका जवाब बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर आपका कोई कीमती सामान खो गया है, कार खो गई है, मोबाइल खो गया है, कोई व्यक्ति खो गया है, तो वो मिलेगी कि नहीं, मिलेगी तो किस दिशा में मिलेगी, कब मिलेगी, चोरी करने वाला कौन है, इसका जवाब भी आप प्रश्न कुंडली से निकाल सकते हैं। आपको एक से अधिक कॉलेज या स्कूल पसंद आ रहे हैं, तो कौन से कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना अच्छा रहेगा, इसका जवाब इस कुंडली से सटीक निकलता है। जॉब में ट्रांसफर कब होगा, प्रमोशन कब मिलेगी, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, पैसे फंसे हैं मांगने जा रहा हूँ, मिलेगा कि नहीं, यात्रा करना लाभप्रद होगा या नुकसानदायक। दोस्तों, सवाल कैसा भी हो, कहीं का भी हो, जवाब प्रश्न कुंडली में होता है। शायद इसीलिए ऋषियों ने इसका नाम प्रश्न कुंडली रखा है। देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली के लिए कहा गया है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उसके आधार पर इस जन्म में क्या फल मिलेगा ये बताता है। इसीलिए बच्चे के जन्म लेते ही उसकी जन्म कुंडली बन जाती है। यानी कि जन्म कुंडली हमारे पिछले जन्म के कर्म का लेखा जोखा है। जिस तरह के हमारे कर्म होते हैं, उसी प्रकार की कुंडली लेकर हम पैदा होते हैं, जिसे हम प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। क्योंकि इस जन्म में तो व्यक्ति ने अभी कुछ कर्म किया ही नहीं, लेकिन प्रश्न कुंडली वो है जब व्यक्ति प्रश्न करता है, उस समय को नोट करके बनाई जाती है। तो प्रश्न कुंडली में इस जन्म के किए हुए कर्म भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जन्म लेने के बाद कुछ न कुछ कर्म करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो उसका भी फल मिलेगा। शास्त्रों में ये कहीं नहीं कहा गया है कि इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में ही मिलेगा। इस जन्म के कर्मों का फल जो इस जन्म में मिल सकता है, वो भी मिलता है। तो प्रश्न कुंडली में इस जन्म के कर्म भी शामिल हो जाते हैं। इसीलिए 2 व्यक्तियों का कुंडली एक जैसे होते हुए भी उनका फल अलग अलग होता है, क्योंकि इस जन्म में उनके कर्म अलग अलग होते हैं। कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है। पिछले जन्म के कर्म फल को कम या ज्यादा व्यक्ति अपने इस जन्म के कर्मों द्वारा कर सकता है। व्यक्ति इस जन्म के कर्म द्वारा अपने भाग्य को सुधार भी सकता है, जिससे उसके भाग्य में परिवर्तन भी हो सकता है, जो कि प्रश्न कुंडली में दिखाई देता है। इसीलिए आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर की बहुत सी बातें गलत हो जाती है, जो सिर्फ जन्म कुंडली के आधार पर फलादेश करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने इस जन्म के कर्म के आधार पर या तो अपने सत्कर्मों द्वारा अपने भाग्य में सुधार कर चुका होता है, या फिर अपने बुरे कर्मों के द्वारा उसे और भी बिगाड़ चुका होता है। प्रश्न कुंडली से सही और सटीक रिजल्ट निकलने का ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रश्न कुंडली देखते कैसे हैं और ये बनता कैसे है। जिस समय आपके मन में किसी बात का विचार बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है, उसी डेट और टाइम की कुंडली बनाई जाती है। यही प्रश्न कुंडली है। अगर आपको कुंडली का बेसिक नॉलेज है तो आप उसी समय का कुंडली बना लीजिए, या फिर अगर आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करते हैं तो जिस समय आप प्रश्न पूछते हैं उसी समय की वो कुंडली बनाता है। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना होता है, आप प्रश्न उसी समय पूछें जब आप उस बात को लेकर काफी चिंतित हैं, या वो बात आपके दिमाग में बार बार और लगातार आ रहा है, क्योंकि मन में आए गहरे विचार ही किसी भी घटना के घटित होने का बीज है, और आपके मन में आए गहरे विचार ही प्रश्न कुंडली से जवाब जानने का मूल आधार है। मन में आए विचार से और उस विचार से उपजे प्रश्न का जवाब प्रश्न कुंडली से कैसे निकलता है, इसके पीछे एक लंबी थ्योरी और साइंटिफिक कारण है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आ रहा है। प्रश्न कुंडली से फल निकालने में राशियों का बहुत बड़ा और प्रारंभिक रोल होता है। प्रश्न कुंडली का फलादेश लग्न भाव में आई राशि से ही स्टार्ट होता है।
तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि लग्न में कौन सी राशि आई। इसी से बहुत सारे फल निकलने की शुरुआत हो जाती है। राशियों से कैसे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं और इन 12 राशियों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहला है चर राशि यानी कि मूवेबल साइन, दूसरा है अचर राशि यानी इमूवेबल साइन या स्थिर राशि, और तीसरा है द्विस्वभाव राशि या डुअल साइन। इसमें चर राशि कौन कौन से हैं? 1, 4, 7 और 10 राशि चर राशि हैं, यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि चर राशि है। इन 12 राशियों में जो चर राशि हैं वो स्थिति में परिवर्तन को दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से आपके बहुत से छोटे छोटे और बहुत से बड़े बड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्रश्न कुंडली के लग्न भाव में आई चर राशि व्यक्ति की जो भी अभी स्थिति है उसमें परिवर्तन को दिखाती है, यानी कि जीवन में बदलाव के संकेत देती है। अब आइए बात करते हैं अचर राशि कौन कौन से हैं। तो 2, 5, 8 और 11 राशि अचर राशि या स्थिर राशि है, यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि अचर राशि है। अचर राशि स्थिरता को दिखाती है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति आगे भी बनी रहेगी, अभी कोई बदलाव नहीं होगा। इसको अचर राशि दिखाती है। इन 12 राशियों में 3, 6, 9 और 12 राशि द्विस्वभाव राशि है, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि द्विस्वभाव राशि है। ये राशि देरी से काम होने को या मेहनत के बाद काम होने को दिखाती है, यानी कि जीवन में बदलाव हो सकता है लेकिन मेहनत के बाद। ये डुअल साइन दिखाती है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो सबसे पहले जब आप प्रश्न कुंडली बनाएं तो ये देखें कि लग्न भाव यानी प्रथम भाव में कौन सी राशि आई, चर राशि, अचर राशि या द्विस्वभाव राशि। अब आपने ये देख लिया तो अब इससे फल कैसे निकालें? तो देखिए, अगर आप अविवाहित हैं या आपके पास कोई नौकरी नहीं है और आपका प्रश्न है कि मेरा विवाह होगा कि नहीं या मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, और जब आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उस प्रश्न कुंडली में लग्न भाव में चर राशि आ जाती है। तो चर राशि किस चीज को बताती है? चर राशि स्थिति में परिवर्तन को दिखाती है, यानी अगर आप अविवाहित हैं, शादी नहीं हुई है, ये आपकी वर्तमान स्थिति है, तो इसमें बदलाव यानी विवाह हो जाएगा। या नौकरी का सवाल है तो नौकरी लग जाने की ओर संकेत करती है। अब सवाल वही है, मेरा विवाह होगा कि नहीं, नौकरी लगेगी कि नहीं। और यदि लग्न भाव में स्थिर राशि आ जाती है तो स्थिर राशि स्थिरता को प्रदर्शित करती है। ये इस ओर इशारा करती है कि अभी आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, फिलहाल बदलाव नहीं होगा, इस ओर संकेत करती है। और अगर द्विस्वभाव राशि लग्न में आ जाए तो वो इस ओर इशारा करती है कि काम आपका हो जाएगा लेकिन अभी उसमें देरी है, मेहनत करने के बाद परिणाम मिलेंगे। ऐसे ही आप अनेक प्रश्नों के जवाब निकाल सकते हैं, जैसे कि मुकदमा जीतूंगा या नहीं, प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं, एग्जाम में पास हो जाऊंगा या नहीं, वगैरह वगैरह। राशियों के जो चर, अचर और द्विस्वभाव हैं उससे व्यक्ति की जो वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं, इससे संबंधित जवाब मिलते हैं। अब ये पहला संकेत है कि काम होगा कि नहीं, या जीवन में बदलाव होगा कि नहीं। अब आगे चलते हैं, दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप में हम देखते हैं लग्न भाव में आए ग्रह और राशि को। लग्न भाव में शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह, इसको देखते हैं। और राशि में क्या देखते हैं? तो देखिए, जो 12 राशियां हैं उनको शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय राशियों में भी बांटा गया है। 12 राशियों में जो 6 राशियां हैं, 3, 5, 6, 7 और 11 नंबर की राशि, यानी कि मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये 6 राशियां शीर्षोदय राशि है। ये राशियां शीर्ष से उदय होती हैं। मीन राशि उभयोदय राशि है और बाकी बचे 5 राशि, यानी कि मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि पृष्ठोदय राशियां हैं। इसमें जो शीर्षोदय राशि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शीर्षोदय राशि शुभता का प्रतीक है और काम के जल्दी होने की ओर संकेत करती है, कार्य सिद्धि का योग बनाते हैं। अब अगर आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं और प्रश्न कुंडली के लग्न भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं
और लग्न भाव में शीर्षोदय राशि है तो इसका मतलब है रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, काम के होने की ओर संकेत मिल रहा है। और वहीं अगर लग्न भाव में पृष्ठोदय राशि है और अशुभ ग्रह भी बैठा है तो ये निगेटिव रिजल्ट मिलने की ओर संकेत करते हैं। यानी कि अगर आपका प्रश्न है कि विवाह होगा कि नहीं और प्रश्न कुंडली के लग्न भाव में शीर्षोदय राशि आ जाए और लग्न भाव में शुभ ग्रह जैसे कि चंद्रमा, गुरु, शुक्र या बुध साथ में हो तो जवाब होगा 100% विवाह हो जाएगा। या नौकरी का प्रश्न है तो नौकरी लग जाएगी, मुकदमे का प्रश्न है तो मुकदमे में जीत की संभावना बनेगी, और एग्जाम के रिजल्ट की बात है तो एग्जाम में पास होने की संभावना बनेगी। और अगर आपका प्रश्न विवाह होगा कि नहीं है और लग्न भाव में पृष्ठोदय राशि आ जाए और लग्न भाव में अशुभ ग्रह जैसे कि मंगल, सूर्य, शनि, राहु या केतु जैसे ग्रह बैठे हों तो ये विवाह न होने की ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार से आप इसको नौकरी मिलेगी कि नहीं या अन्य प्रश्न के जवाब के लिए कर सकते हैं। अब ये 2 स्टेप हैं, वो प्रश्न कुंडली से जवाब के प्रारंभिक चरण है। इससे ही सारा रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए, लेकिन ये दोनों स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको बताते हैं कि परिणाम किस प्रकार के मिलने की संभावना है, निगेटिव या पॉजिटिव, काम हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। अब आगे हम बात करेंगे कि प्रश्न कुंडली से जो ये रिजल्ट मिले हैं, जो संभावना मिली है, उसको कंफर्म कैसे करें। पहले 2 स्टेप में आपको ये तो पता चल गया कि किस तरह की संभावना बन रही है। अब इसको और कंफर्म कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम प्रश्न कुंडली जो बनाते हैं उसमें 3 चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। उसमें सबसे पहला है प्रश्न कुंडली में लग्न और लग्नेश की कैसी स्थिति है। दूसरा है प्रश्न कुंडली में कार्यभाव और कार्येश की स्थिति कैसी है। कार्यभाव और कार्येश किसे कहते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद तीसरा, और इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है चंद्रमा, उसकी स्थिति को देखते हैं। चंद्रमा को प्रश्न कुंडली का बीज कहा गया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि बीज अच्छा तो फसल अच्छा, इसीलिए चंद्रमा की स्थिति प्रश्न कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अब यही 3 क्यों, तो देखिए इसमें जो लग्न और लग्नेश है वो व्यक्ति या प्रश्न करता है, कार्य और कार्येश उससे संबंधित प्रश्न है, और चंद्रमा व्यक्ति का मन है। इसमें कार्य या कार्येश जिसे आप भाव और भावेश भी कह सकते हैं वो प्रश्न अनुसार बदलते रहता है। अगर आपका प्रश्न विवाह से संबंधित है तो आपका कार्य भाव सप्तम भाव होगा और कार्येश सप्तम भाव का स्वामी होगा। आपका प्रश्न बच्चे से संबंधित है तो आपका कार्य भाव पंचम भाव होगा और कार्येश होगा पंचम का स्वामी, क्योंकि बच्चे को पंचम भाव से देखा जाता है, विवाह को सप्तम भाव से देखा जाता है। तो जिस भाव से संबंधित आपका प्रश्न होगा वही भाव और उसका स्वामी आपके प्रश्न के लिए कार्य और कार्येश होगा। प्रश्न कुंडली में इन्हीं तीनों को यानी कि लग्न लग्नेश, भाव भावेश और चंद्रमा की स्थिति से ही सारे प्रश्न के जवाब निकलते हैं। इन्हीं तीनों की स्थिति को एनालाइज करना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं इन तीनों को देखना कैसे है। जन्म कुंडली के अध्ययन में जैसा कि हम जानते हैं कि जो भाव अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो या फिर शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो उस भाव की वृद्धि होती है, यानी कि उस भाव से संबंधित शुभ फल मिलते हैं। जैसे कि लग्न भाव है, उसमें लग्नेश बैठा है या लग्न को देख रहा है, या फिर लग्न भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं या उसे शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो लग्न से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है उससे संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसी प्रकार यदि आप चतुर्थ भाव से संबंधित प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं और चतुर्थ भाव में चतुर्थ का स्वामी बैठा है या चतुर्थ भाव को देख रहा है या फिर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं या उसे शुभ ग्रह देख रहे हो तो उस भाव से संबंधित बहुत अच्छे फल मिलते हैं। यही वो सूत्र है जिसका इस्तेमाल प्रश्न कुंडली से जवाब निकालने में सबसे ज्यादा किया जाता है। अब इसमें एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लग्नेश चाहे पाप ग्रह ही क्यों ना हो, क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो, वो लग्न के लिए हमेशा शुभ ही होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रश्न कुंडली बनाई और मकर लग्न की कुंडली बनती है और लग्न भाव में ही लग्न का मालिक शनि बैठा है, तो मकर राशि का जो लग्न बना वो पृष्ठोदय राशि बनी और शनि पाप या क्रूर ग्रह है, तो क्या इसका फल अशुभ होगा या हम कहें काम नहीं होगा?
तो जवाब है नहीं, क्योंकि शनि लग्नेश है और लग्नेश हमेशा लग्न के लिए शुभ होता है। इसी प्रकार जिस भाव से संबंधित प्रश्न है उसका स्वामी क्रूर ग्रह है तो अपने भाव के लिए बुरे फल प्रदान नहीं करेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब बस ध्यान रखने वाली बात खत्म। अब कुछ छोटे छोटे नियमों का इस्तेमाल करके हम सभी प्रश्नों का जवाब निकाल सकते। तो आइए अब हम उन नियमों की बात करते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि कौन सा काम होगा और कौन सा काम नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहला नियम है, प्रश्न कुंडली के लग्न का स्वामी लग्न को देखे और कार्य भाव का स्वामी कार्य भाव को देखे और चंद्रमा की इन पर दृष्टि हो तो ये कार्य सिद्धि का योग है। इसमें कार्य भाव मतलब अगर किसी ने संतान संबंधी प्रश्न किया है तो पंचम भाव कार्य भाव होगा, पंचम भाव का स्वामी कार्येश होगा। नौकरी संबंधी प्रश्न किया है तो दसम भाव कार्य भाव होगा और दसम भाव का स्वामी कार्येश होगा। जैसे इस कुंडली में देखिए, इसमें प्रश्न है संतान होगी या नहीं। ये कुंडली वृश्चिक लग्न की है, इसका लग्नेश मंगल बनता है। लग्नेश मंगल दसम भाव में बैठा है और उसकी चौथी दृष्टि लग्न पर है, यानी लग्नेश ने लग्न को देख लिया। संतान संबंधी प्रश्न है तो पंचम भाव में जाएंगे जो कि कार्य भाव है। कार्य भाव का स्वामी बना गुरु, उसकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है, यानी कि कार्येश ने कार्य भाव को देख लिया। चंद्रमा यहाँ सप्तम में है जिसकी दृष्टि लग्न और कार्येश पर है, यानी कि हमारा पहला नियम पूरी तरह फुलफिल होता है। तो ये संतान संबंधी प्रश्न के लिए कार्य सिद्धि का योग है, यानी कि संतान होने की संभावना बनती है। इसमें और भी देख लीजिए, लग्न भाव में शीर्षोदय राशि है और लग्न में एक शुभ ग्रह गुरु बैठा है, तो ये बहुत जल्द काम होने का भी योग है और शुभता का भी योग है। अब आइए दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम है लग्नेश की कार्य भाव पर दृष्टि हो और कार्य भाव के स्वामी यानी कि कार्येश की दृष्टि लग्न भाव पर हो और चंद्रमा की इन पर दृष्टि हो, तो ये योग भी कार्य सिद्धि का योग है। पहले नियम में है लग्नेश और कार्येश अपने ही भाव को देखें। इस नियम में ये एक दूसरे के भाव को देख रहे हैं। नियम बहुत सरल है। अब आइए बात करते हैं तीसरे नियम की। लग्नेश और कार्येश एक दूसरे को देखें और चंद्रमा की इन पर दृष्टि हो, तो ये कार्य सिद्धि का तीसरा नियम है। चंद्रमा की दृष्टि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा मन और विचार है और चंद्रमा का कनेक्शन प्रश्न कुंडली के लग्नेश या कार्येश पर आ जाए तो ये मन के अनुसार काम होने की ओर इशारा करता है, यानी कि मन में जो विचार आए हैं उसके फुलफिल होने की ओर इशारा करता है। बढ़ते हैं, देखिए आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या आपसे किसी ने प्रश्न पूछा हो और आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं और प्रश्न कुंडली के लग्न भाव में अगर पूर्ण चंद्रमा हो यानी कि पूर्णिमा का चंद्रमा हो, लग्न में पूर्णिमा का चंद्रमा कैसे होगा? इसके लिए प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का लग्न भाव में तो होना जरूरी है, साथ ही सूर्य का सप्तम भाव में होना जरूरी है। चंद्रमा से सप्तम में सूर्य का होना पूर्ण चंद्रमा कहलाता है। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो कोई भी प्रश्न हो उस काम में सफलता मिलती ही मिलती है। सफल होने के पूर्ण योग बनते हैं और काम बस होने ही वाला होता है। कहने का मतलब है कि अगर प्रश्न ये है कि क्या मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मुकदमा जीतूंगा या नहीं, या कोई और भी प्रश्न है और प्रश्न कुंडली के लग्न भाव में पूर्ण चंद्रमा बैठा है, तो प्रश्न से संबंधित सफलता मिलने ही वाला होता है। यानी कि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति पास होने ही वाला है और व्यक्ति बस मुकदमा जीतने ही वाला है। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि चंद्रमा ही मन है। चंद्रमा के जैसे ही गुरु और शुक्र को भी महत्व दिया गया है। गुरु और शुक्र की दृष्टि लग्न भाव में या फिर 11वें भाव में एक साथ पड़े, ध्यान दीजिए, दोनों की दृष्टि एक साथ पड़े तो भी रिजल्ट लग्न में पूर्ण चंद्रमा के समान ही होता है। यानी कि गुरु और शुक्र एक साथ प्रश्न कुंडली के लग्न भाव को देख रहे हो या 11वें भाव को देख रहे हो तो सवाल चाहे जो भी हो उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। आप चंद्रमा और गुरु शुक्र के इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर प्रश्न कुंडली में इस तरह की स्थिति बनती है तो सवाल चाहे जो भी हो
वो काम होने के बहुत करीब होता है। इस सूत्र को और पहले भी जो नियम बताए हैं और स्टेप बताए हैं उन नियमों को प्रश्न कुंडली पर लगाइए और किस तरह के रिजल्ट मिले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आइए बात करते हैं उन बाकी बचे हुए नियमों की जिसकी सहायता से आपके जो भी सवाल हैं उसमें आप सफल होंगे कि नहीं उसको बड़ी आसानी से जान सकते हैं। उसको कैसे देखें? देखिए, इसके लिए हम पहले की ही तरह 3 चीजों में कंसंट्रेट करते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? तो पहला है लग्न और लग्नेश, दूसरा है कार्य भाव और कार्येश। जिस भाव से संबंधित प्रश्न है वो कार्य भाव होगा और उसका स्वामी कार्येश, और तीसरा है चंद्रमा पर। तो आइए अब बात करते हैं चौथे नियम की। चौथा नियम है लग्नेश और कार्येश एक दूसरे से युति करें और चंद्रमा की इन पर दृष्टि हो तो ये कार्य सिद्धि का योग बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं जितने भी नियम बता रहा हूँ उसमें उन नियमों के अनुसार ग्रहों की स्थिति को तो देखना ही है, साथ ही साथ ग्रहों के बल पर भी ध्यान देना है। बताए गए नियम के अनुसार प्रश्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति बन रही है और ग्रह बली भी हैं, यानी कि लग्नेश, कार्येश, चंद्रमा, गुरु और शुक्र बली भी हैं प्रश्न कुंडली में, तो कार्य बहुत जल्दी और आसानी से होते हैं। और कुंडली में ग्रहों की स्थिति नियमों के अनुसार तो बन रही है, लेकिन लग्नेश और कार्येश निर्बल है, अस्त है, चंद्रमा भी कमजोर है, अस्त है, तो कार्य तो हो जाते हैं लेकिन वो काम मेहनत के बाद होते हैं, रुकावटें आने की भी संभावना होती है। कहने का मतलब है काम तो होगा, काम होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसानी और सरलता से नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ग्रह बली कब कब होते हैं। तो सबसे पहले प्रत्येक ग्रह अपने वार में बली होता है, यानी कि प्रश्न अगर मंगलवार को पूछा गया है तो उस दिन मंगल बली होता है, बुधवार को प्रश्न पूछा गया है तो उस दिन बुध ग्रह बलवान होता है। ऐसे ही सभी ग्रहों के अपने वार होते हैं, ग्रह अपने वार के दिन बली होते हैं। दूसरा है कृष्ण पक्ष में क्रूर या पाप ग्रह बली होते हैं और शुक्ल पक्ष में शुभ या सौम्य ग्रह बली होते हैं। तो प्रश्न कुंडली में सवालों के जवाब में पक्ष का भी ध्यान रखना होता है। अब क्रूर या पाप ग्रह कौन कौन से हैं? तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु क्रूर या पाप ग्रह हैं, और बाकी बचे ग्रह गुरु शुक्र तो हमेशा शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा अगर पक्ष बली है तो शुभ ग्रह कहलाता है, और बुध अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो शुभ कहलाता है, और क्रूर ग्रह के साथ बैठा है तो क्रूर ग्रह कहलाता है। तीसरी स्थिति है दिन में अगर प्रश्न कुंडली की बात चल रही है और दिन में प्रश्न पूछा गया है तो दिन में सूर्य, गुरु और शुक्र बली होते हैं। रात के समय मंगल, चंद्रमा और शनि बलवान होते हैं, और एक ग्रह बच गया बुध, वो दिन और रात दोनों समय बलवान होते हैं। चौथी स्थिति है ग्रह अगर दिग्बली है तो ग्रह बलवान होते हैं। दिग्बल भाव आधारित बल है, तो मंगल और सूर्य दशम भाव में हो तो उन्हें दिग्बल मिलता है। बुध और गुरु प्रथम भाव में हो तो उन्हें दिग्बल प्राप्त होता है। चंद्रमा और शुक्र प्रश्न कुंडली के चतुर्थ भाव में हो तो दिग्बली होते हैं, और शनि सप्तम भाव में हो तो शनि को दिग्बल प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि ग्रह जहाँ दिग्बली होते हैं उससे ठीक विपरीत भाव या सप्तम भाव में बैठे हैं तो ग्रह दिग्बलहीन हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। पांचवी स्थिति है चंद्रमा और शुक्र सम राशि में बलवान होते हैं। अब सम राशि कौन कौन से हैं? तो 2, 4, 6, 8 और 10 नंबर की राशि सम राशि है, और बाकी बचे ग्रह यानी सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि विषम राशि में बलवान होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नंबर की राशि विषम राशि है। अगली स्थिति है कोई भी ग्रह अगर स्वराशि का बैठा हो, मित्र राशि का हो, उच्च होकर बैठा हो या अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो वो ग्रह भी बलवान होता है, और वही ग्रह अगर शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, ग्रह अस्त है, उसकी डिग्री कम है तो ग्रह को कमजोर माना जाता है। अगली स्थिति है ग्रहों का बल देखते समय प्रश्न कुंडली का नवमांश कुंडली भी देखना चाहिए, जैसे जन्म कुंडली देखते समय देखते हैं। घबराइए नहीं, ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि जो लग्नेश, कार्येश और चंद्रमा नवमांश में भी अच्छी स्थिति में हो। जैसे प्रश्न कुंडली में उच्च के हैं तो वो नवमांश में उच्च में ना हो तो कम से कम स्वराशि या मित्र राशि में हो।
नीच राशि में या शत्रु राशि में ना बैठे हों। और अगर इसके ठीक उलट अगर प्रश्न कुंडली में नीच के हैं और नवमांश में उच्च के हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। नवमांश कुंडली में भी लग्नेश, कार्येश और चंद्रमा स्वराशि, मित्र राशि, उच्च या मूल त्रिकोण राशि में बैठे हों तो ग्रह बली होता है। अब ये हो गया ग्रहों के बल देखने का तरीका। अब आइए पांचवें नियम की बात करते हैं। पांचवा नियम है लग्नेश लग्न भाव में हो और कार्येश कार्य भाव में हो और इनमें से किसी एक पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो ये कार्य सिद्धि का पूर्ण योग बनता है। जैसे इस कुंडली में देखिए, इसमें प्रश्न पूछा गया था मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं। ये कुंडली है वृश्चिक लग्न की। लग्न भाव में मंगल बैठा है, यानी कि लग्नेश लग्न भाव में बैठा है और दशम भाव जो कि कार्य भाव बनता है उसमें दशम का स्वामी सूर्य बैठा है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है और उसकी सप्तम दृष्टि कार्य भाव और कार्येश पर पड़ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो पांचवा नियम है पूरी तरह लग रहा है। लग्नेश लग्न भाव में, कार्येश कार्य भाव में है और चंद्रमा की इन पर दृष्टि है। लग्न में शीर्षोदय राशि भी है। शीर्षोदय राशि भी शुभता का प्रतीक है और काम के जल्दी होने की ओर इशारा करती है। तो कहने का मतलब है इस कुंडली में जवाब होगा कि आपको नौकरी जल्द ही मिलने वाली है। अब आइए बात करते हैं छठे नियम की। छठा नियम पांचवें नियम से ठीक उल्टा है, यानी लग्नेश कार्य भाव में हो और कार्य भाव का स्वामी यानी कार्येश लग्न भाव में विराजित हो और इनमें से किसी एक पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो कार्य सिद्धि का पुण्य योग बनता है। प्रश्न कुंडली देखते समय एक बात और भी आती है कि एक समय में एक प्रश्न कुंडली से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि बहुत जरूरी ना हो तो एक प्रश्न कुंडली से एक ही प्रश्न का जवाब दिया जाए और अगर एक से अधिक प्रश्न के जवाब की जरूरत है, व्यक्ति जानना ही चाहता है, तो पहला प्रश्न जो भी प्रश्न कुंडली बनी है उसी से दिया जाता है। दूसरे प्रश्न का जवाब उसी कुंडली का चंद्र कुंडली बना लें, दूसरे प्रश्न का जवाब चंद्र कुंडली से दिया जाता है और तीसरे प्रश्न का जवाब सूर्य कुंडली से दिया जाता है। लेकिन एक प्रश्न कुंडली से एक से अधिक प्रश्नों का जवाब देने से पहले पूछने वाले की मानसिकता को चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्न कुंडली से जवाब मिलने का मूल है व्यक्ति के मन में आने वाले विचार। किसी विषय को लेकर बहुत अधिक चिंता, तो अगर वो किसी चीज के लिए चिंतित है, वो बात उसके दिमाग में कई दिनों से घूम रहा है, उसका प्रश्न उसके लिए वाकई जरूरी है, तब तो वो उसके बारे में सोच रहा होगा, चिंतित होगा। ऐसी स्थिति में तो उसका जवाब सही मिलेगा। और अगर वह इसलिए जानना चाह रहा है कि एक सवाल वो पूछ लिया, चलो अब आए हैं या पूछ ही रहे हैं, तो एक दो सवाल इधर उधर के भी पूछ लिया जाए। अगर पूछने या जानने वाले की मानसिकता ऐसी है तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न कुंडली से ऐसे सवालों के सही जवाब बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और क्यों नहीं मिलेंगे, इसके बारे में हमने अपने पहले वीडियो में बहुत बात की है, चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली से तो ये भी जाना जा सकता है कि प्रश्न पूछने वाला सही में जरूरी सवाल कर रहा है या सिर्फ टेस्टिंग के लिए पूछ रहा है कि इससे जवाब निकलते हैं या नहीं। यहाँ तक कि आप प्रश्न कुंडली बनते ही आप खुद ही जान सकते हैं कि किस विषय से संबंधित सवाल व्यक्ति पूछेगा, या ये यूं ही टाइम खराब करने के लिए सवाल पूछ रहा है। जैसे एक योग है कि प्रश्न कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा हो, शनि केंद्र भाव में कहीं पर बैठा हो, बुध सूर्य से अस्त हो और मंगल की दृष्टि लग्न और चंद्रमा पर हो, तो समझ जाइए कि प्रश्न पूछने वाला आपका टाइम खराब कर रहा है। अब आइए बात करते हैं सातवें नियम की। सातवां नियम है लग्नेश और कार्येश दोनों लग्न भाव में हो और चंद्रमा की इन पर दृष्टि हो तो कार्य सिद्धि के पूर्ण योग बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का संतान से संबंधित प्रश्न है कि मेरी संतान होगी या नहीं, और आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं और प्रश्न कुंडली में पाते हैं कि प्रश्न कुंडली का लग्नेश और पंचम का स्वामी पंचमेश दोनों लग्न भाव में बैठे हैं और चंद्रमा की इन पर दृष्टि हो, तो सीधा आप कह सकते हैं कि संतान निश्चित ही होगी। अब जल्द होगी या देर से होगी, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि लग्नेश, चंद्रमा और कार्येश बली कितने हैं।
इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं, और अगर सब बली हैं, अच्छी स्थिति में है, तो संतान बहुत जल्द होगी, और ग्रह कमजोर होंगे तो संतान होगी जरूर, लेकिन थोड़ी देरी से या रुकावट के साथ। अब आइए बात करते हैं 8वें और अंतिम नियम की। 8वां नियम है लग्नेश और कार्येश दोनों कार्य भाव में हो तो कार्य सिद्धि के पुण्य योग बनते हैं। लगभग 7वें नियम की तरह ही है। उसमें लग्नेश और कार्येश लग्न भाव में थे, इसमें लग्नेश और कार्येश कार्य भाव में है। चंद्रमा की दृष्टि दोनों में या कहिए सभी नियम में जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में जो और भी जटिल प्रश्न हैं, जैसे चोर कौन है, खोई हुई वस्तु किस दिशा में मिलेगी, कब मिलेगी, शादी किस दिशा में होगी, जैसे सवालों के जवाब कैसे निकाले जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, तो प्लीज़ हमारे काम करने की एनर्जी को बढ़ाते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।